हम लोग समझेंगे। इस चैप्टर का जो नोट्स बना है इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों इंक्लूड करके लिखे हैं, ताकि जो डिफ़िकल्टी वर्ड है उसको हम हिंदी में डिनोट कर दें, ताकि हम लोग को रिवीजन कर। हाँ, नोट्स दिए नहीं, हम प्रिंट चूँकि लिए नहीं, ये बना हुआ है। ऐसे फिलहाल में आप लोग को जानकारी के लिए हम आप लोग को व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे PDF के रूप में। उसके बाद हम अपना प्रिंट लेंगे तो उसका आप लोग जेरॉक्स करवा लीजिएगा। तो देखिए हवाला का मतलब क्या है कि जैसे देखिए आप सुनते होंगे ब्लैक मनी। तो देखिए ब्लैक मनी कैसे किया जाता है, पैसे को कैसे चोरी किया जाता है, कैसे टैक्स से बचाया जाता है, इस चीज़ को हम लोग को जानकारी मिलेगा इस चैप्टर में। जैसे देखिए आप सुने होंगे विजय माल्या का कि इंडिया से बहुत सारे लोन लेकर के वो चले गए, फॉरेन में चले गए क्या। तो ऐसा बहुत सारे केस हो सकता है इंडिया में, क्योंकि विजय माल्या तो एक पॉपुलर पर्सन थे, एक कंपनी थे, इसलिए हम लोग सब जानते हैं। लेकिन बहुत ऐसे पर्सन भी होगा जो लाख 2 लाख 10 लाख 20 करोड़ रुपया लेकर के इधर से उधर चला गया होगा। ये तो यहाँ पे 1000 करोड़ की बात है, इसलिए बहुत बड़ा पॉपुलर मैटर हो गया था। तो ऐसा बहुत सारे केस होगा। तो देखिए क्या करता है पर्सन टैक्स बचाने के लिए या ब्लैक मनी को कैसे छुपाता है। देखिए क्या होता है एक कि मान कर चलिए एक इंडिया है, ये हम लोग को कंट्री है। ये कंट्री से पर्सन क्या करता है, ये पैसा फॉरेन में लेके चलता है, ठीक है। अक्सर ये राहत फ़तेह अली खां का भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जो पाकिस्तान का है। वो क्या थे, उनका नाम शायद सुने होंगे, वो एक बहुत बड़ा गायक है शायद, ठीक ना। वो देखिए क्या करते थे, पैसे को छुपाते थे, इंडिया से अर्निंग करते थे चूँकि गायक थे वो, और टैक्स बचाने के लिए क्या करते, देखिए ये चला जाता था पैसा लेकर के पाकिस्तान। एक लाइव जो एक्चुअल में उसी का भी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, पाकिस्तान इसको कह सकते हैं ये फॉरेन है, चूँकि विदेशी है, चूँकि इंडिया से बाहर की बात है। तो ये पैसा लेकर के यहाँ पे जाएंगे। तो देखिए पाकिस्तान में जाने से पहले तो सीमा पे आएंगे, एक बॉर्डर पे आएंगे, और बॉर्डर पे क्या होता है कि करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का अलग होगा करेंसी, इंडिया का कुछ अलग है। ऐसे है वहाँ पे रुपीज ही हैं, बट होता है ना कि वैल्यू में सबका डिफरेंस होता है, मार्का अलग होगा, यहाँ का कुछ अलग होगा, वहाँ का कुछ अलग मार्का होगा, ठीक है। सिर्फ करेंसी का नाम है आपको रुपीज। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे आएगा तो 2 बात होगा, या तो ये पर्सन पकड़ा जाएगा कि भाई आप इतना पैसा कहाँ से लाए, ठीक है, क्या आप इस पैसे पर टैक्स दिए हैं या नहीं दिए हैं, ठीक ना। तो ये देखिए पैसा कैसे लेके जाएगा वो भी ज़रा समझिए, ये किसको पैसा दे देगा। एक होता है हवाला एजेंट, ठीक है, उसको काम ही होता है इधर से उधर पैसे को करना। जैसे आप इंडिया में रह रहे हैं, आपको ऑफर देगा, ठीक है आप ब्रिटेन में पैसा लेके जाना चाहते हैं तो आप हमको दे दीजिए पैसा, ठीक है, वो आपको फुल गारंटी लेगा कि आपको पैसा सेफ चला जाएगा। तो उसके बदले वो कमीशन वगैरह लेता है, तो हवाला एजेंट को दे दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 बात होगा, या तो पकड़ा गया, ठीक है, यदि पकड़ा गया, जिसको बोला जाएगा सीज हो गया पैसा, तो इसको बोला जाएगा हवाला स्कीम। इसको हम लोग बोलेंगे हवाला स्कैंड, यानी कि हवाला घोटाला। या पैसा पास कर गया, मतलब लेके चला गया, क्योंकि हर सिचुएशन में पैसा नहीं पकड़ा जाता है क्या, क्योंकि चोरी जब हो रहा है तो हो सकता है चोर पकड़ा भी जा सकता है और नहीं भी पकड़ा जा सकता है। या तो पैसा पास हो गया मतलब पाकिस्तान में चला गया, यानी ये कह सकते हैं अक्रॉस द कंट्री, तो इस पैसे को बोला जाएगा हवाला। मतलब क्या समझे हवाला का मतलब, हवाला का मतलब जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसे को लेकर के जाता है चोरी से, उसको क्या बोला जाता है, हवाला। हवाला स्कीम या हवाला स्कीम का मतलब क्या होगा, जब कोई वन कंट्री से अनदर कंट्री में पैसे को लेकर के जाएगा, जब वो पकड़ा जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, हवाला स्कीम। समझ गए, किस लिए करेगा, तो ब्लैक मनी को छुपाने के लिए ऐसा करेगा, क्योंकि हम तो उस पर टैक्स दिए नहीं है, तो इस पैसे को बचाने के लिए वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। एक ये सिचुएशन हो गया, तो ये समझ गए हवाला क्या है, हवाला स्कैंड क्या है, इस चीज़ को समझे। दूसरा देखिए सिचुएशन क्या होगा कि ये तो कोई पर्सन कर सकता है या जो कोई कम पॉपुलर पर्सन ये कर सकता है, लेकिन बड़े बड़े जो कंपनी है जैसे विजय माल्या ऐसे पर्सन हो सकता है, या हो सकता है कोई IAS ऑफिसर है, वो तो इंडिया से भाग कर नहीं जा सकता है क्या, कोई बहुत बड़े डॉक्टर है या कोई भी बहुत बड़े प्रोफेशनल पर्सन है, चूँकि उसको तो अर्निंग यहाँ करना भी है और पैसे को बचाना भी है। तो देखिए वो कैसे पैसा बचाता है, उसको बोला जाता है मनी लॉन्ड्री या मनी ट्रिपिंग। देखिए कैसे ट्रिपिंग करेगा, अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कैसे कन्वर्ट करेगा, ये सब तो दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेगा ये, फिर होगा क्या सिचुएशन, ये इंडिया में रहेगा ये पैसा, ठीक है, इंडिया से पैसा अर्निंग करेगा, ठीक है, ये लेके जाएगा ब्रिटेन में। हम एग्जाम्पल लेते हैं विजय माल्या, चूँकि ये ऐसा किए हुए भी है इसलिए हम लोग लाइव एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये ब्रिटेन में लेके जाएंगे पैसा, ठीक है। अब खुद सोचिए, एकाएक 1,000 रुपया करोड़ लेकर के जाएंगे विजय माल्या और ब्रिटेन में बोलेंगे कि भाई हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट है या वहाँ के प्राइवेट कंपनी, चूँकि दो जगह इन्वेस्ट करेगा, या तो ब्रिटेन के गवर्नमेंट सेक्टर में देगा, लेकिन ब्लैक मनी है तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो जल्दी देगा नहीं, क्योंकि उससे तो बहुत सारे ब्यौरा लेगा। तो अक्सर क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा, वहाँ की कंपनी से बात करेगा कि भाई हम आपकी कंपनी में 1,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो भी थोड़ा डरेगा कि भाई 1,000 करोड़ रुपया तुम इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसका ब्यौरा दो, और नहीं तो हम ही लोग फंस जाएंगे। तो वो बोलेगा ठीक है भाई, तुम कोई ऐसा मुद्दा बताओ जिससे कि हम पैसे को बचा सकते हैं, मतलब कि ब्लैक मनी से वाइट मनी कर सकते हैं। तो देखिए वो क्या करेगा, वो पर्सन इनको एडवाइस देगा कि एक काम करो, तुम ये पैसा हमको दे दो, हम तो इंडिया के लिए फॉरेनर हो गए, क्योंकि ब्रिटेन में गया, वहाँ का जो भी सिटीजन है इंडिया के लिए तो विदेशी हो गया। अब ये क्या करेगा, वही 1,000 रुपया करोड़ लेकर पुनः इंडिया में आ जाएगा, ये पैसा इंडिया में पुनः लेकर के आएगा। इसको बोला जाता है पी नोट। इस चीज़ को हमेशा याद रखें, पी नोट। जब कोई ब्लैक मनी फिर से रिटर्न होकर के उसी कंट्री में आता है तो उसको पी नोट बोला जाता है, ठीक है। ये पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर देगा। किस लिए इन्वेस्ट करेगा, यानी कि ये जो ब्लैक मनी था, ब्लैक मनी को कन्वर्ट करेगा किस चीज़ में, वाइट मनी के रूप में। इस सिस्टम को बोला जाता है, इन सभी सिस्टम को बोला जाएगा मनी लॉन्ड्री या मनी ट्रिपिंग। समझ गए, मनी ट्रिपिंग का मतलब क्या होगा, जब कोई पर्सन विदेश में यहाँ का ब्लैक मनी या अपने देश से दूसरे देश में पैसे लेकर के जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप फिर दूसरे माध्यम से अपने ही देश में अगर वो पैसा लगाएगा तो उसको बोला जाता है मनी लॉन्ड्री या मनी ट्रिपिंग किया जाता है। किस पर्पज़ से किया जाता है, तो ब्लैक मनी से वाइट मनी बनाने के लिए किया जाता है। तो समझ गए, तो यहाँ पर पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बताएंगे। मनी लॉन्ड्री और मनी ट्रिपिंग। हाँ, मनी ट्रिपिंग। जब भी एग्जाम में पूछेगा किसको बोला जाता है, हवाला एस्केंट या हवाला, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हवाला का मतलब ही समझिएगा, जब इंडिया से कोई पर्सन चोरी से पैसा लेकर के विदेश में जाता है तो उसको हवाला बोला जाता है। जब वही पैसा पकड़ा जाता है तो उसको हवाला एस्केंट बोला जाता है। क्योंकि घोटाला तभी ना होता जब पकड़ा गया, जैसे सृजन घोटाला है, अगर चोरी से रखा था तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक ना, लेकिन वो पकड़ा गया तो घोटाला कहलाया, वो तो रूल ही है। देखिए ये प्योर बेसिक है,
और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है यूजीसी, जब हम लोग जब कितना भी पढ़ के जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है क्वेश्चन कहाँ से आता है। यूजीसी में देखिए ये क्वेश्चन का सबसे बड़ा रूल्स है कि बहुत ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम इंटर से लेकर के एमकॉम में ये टॉपिक कहीं पढ़े भी हैं। आप क्वेश्चन को पलट के देखिएगा, रिवीजन किया तो को पता ही नहीं चलेगा, लगेगा ये हाँ, लेकिन उसमें पता ही नहीं चलेगा कि ये सब क्वेश्चन आया हुआ। फेरे से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ऐसा जो या बुक में ही देखिए, कहीं हवाला उवाला का डिस्कस नहीं है। अगर कहीं है तो एक छोटा सा टॉपिक लेकर हवाला का मतलब चोरी से पैसा लेके जाया जाता है, बस लिख दिया हो गया। कोई स्पेशल चैप्टर वाइज करके नहीं दिया हुआ है। क्या? अरे हम लोग भी जैसे बहुत सारे बुक पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसे मैच करता है, क्योंकि जैसे हम इस चीज़ को पढ़ाते हैं तो हमारे पास देखिए इकोनॉमिक्स का मेंस का बुक रखे हुए हैं, प्रतियोगिता दर्पण रखे हुए हैं, ठीक है, और सब है TMH पब्लिकेशन, दिल्ली पब्लिकेशन से बुक जल्दी मिलता भी नहीं, बुक किसी से मंगवा करके रखना पड़ता है, क्योंकि सब बुक में अच्छे से सब चीज़ नहीं दिया रहता है। नहीं तो अच्छे से अगर एक बुक में ही लिखे तो बुक इतना मोटा हो जाएगा। इसलिए कोई बुक में देखिएगा कोई एक टॉपिक अच्छा है तो दूसरे टॉपिक कम लिखा हुआ है, इस तरह से मेंटेन करके चलता है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में एक बार क्वेश्चन आ गया था अपने नेट में, वो कहीं बुक में पता ही नहीं था कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछा था। वहाँ पे बोला गया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है कि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन का रेट कुछ ऐसे तरह के क्वेश्चन दिया था, 4 प्लस माइनस को फिक्स करता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने है जो अप टू 5% तक इन्फ्लेशन टारगेट को फिक्स किया है। RBI जो है 4% टारगेट को फिक्स किया है। उसके बाद मार्जिन जो होता है इन्फ्लेशन का -+2% फिक्स किया है। ये क्वेश्चन पता ही नहीं चला था कहाँ से था, लेकिन ये क्वेश्चन हमको मिला कहाँ पे, UPSC का मेंस में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक चैप्टर है, एमकॉम में तो है, लेकिन सब जगह सब चीज़ लिखा हो नहीं ना। देखिए कोई भी चीज़ का लिमिटेशन नहीं है। हाँ हाँ, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी आप समझ रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी होता है MPC। आप जो बोले मॉनेटरी पॉलिसी इंटर के भी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के है नहीं, अकाउंट्स में इकोनॉमिक्स में है, ठीक ना। लेकिन ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जिक्र है नहीं है। अगर होगा भी तो ये सब इन्फ्लेशन का रेट के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो यही बात होता है कि सब बुक में सब चीज़ नहीं लिखा रहता है। अगर एक ही बुक में सब चीज़ लिख दे तो बहुत मोटा हो जाएगा बुक, स्टूडेंट देख के ही डर जाएगा, बाप रे कितना बड़ा सिलेबस है। इसलिए राइटर भी शॉर्टकट में कोशिश करता है चैप्टर को लिखने का। कुछ ऐसा भी होता है टॉपिक देखिए कि हर टीचर का अपना स्पेशल होता है, तो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा लिखेगा, उसके बाद बेसिक लिख देगा। हाँ, जैसे देखिएगा अकाउंटेंसी, मेरा क्या रूल है कि जब भी हम नेट में पढ़ाते थे अकाउंट को बहुत कम पढ़ाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अकाउंट एकदम ईजी होता है, जबकि हम अकाउंट बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो हम अकाउंट को सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं। अगर नेट के क्लास कहीं दूसरे जगह जाइएगा तो आपको अकाउंटेंसी से स्टार्ट करेगा, ताकि आपको क्लास अच्छा लगेगा तो आप क्लास कहिएगा नहीं बहुत अच्छा टीचर पढ़ा रहा है, तो आप वहाँ पे क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे आप पूछिएगा, ये जो लड़का आता है अभी नहीं आ रहा है, कहीं बाहर गया था, तो इन लोगों को बैच में हमको लगता है कम से कम 10 गो ऐसा स्टूडेंट था जो कहीं एडमिशन लिया था। टीचर के नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो भी अपने ही टीचर है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, अकाउंटेंसी से स्टार्ट किया गया और लगभग 1 महीना तक अकाउंटेंसी खींचा, तो उसको लगा बहुत अच्छा हो रहा है। उसके बाद पैसे भी ले लिया गया वहाँ पे, और 1 महीने बाद क्लास में बोला कि सारा का सारा पैसा पेमेंट करो। और क्या हुआ कि अगला जो आने वाला चीज़ था वो अच्छा नहीं चला था पढ़ाई, तो धीरे धीरे सोचा कि 1 महीना में हम लोग तो 6,000 रुपया दे के फंस गए, अब फिर 20,000 रुपया का बात किया था और फिर टोटल मांग रहा था, तो और फंसना तो है नहीं, तो सबको सब छोड़ दिया, जिसमें ये भी लड़का था। तो खैर ये पैसा नहीं दिया था, ये 2-4 दिन गया था, ये क्लास नहीं गया, तो बच गया ये, ठीक ना। और हम क्या करते, किसी को भी एक्चुअल हम एडवाइस देते हैं, हम सबको ये भी कहते हैं कि देखिए कंपटीशन है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, और किसी को फंसाने वाला काम नहीं करते कि अकाउंटेंसी पढ़ा कर आपको लगा ईजी, अरे भाई हम पढ़ा देंगे कितना, आपको एग्जाम में आएगा ही नहीं, तो उसके फ़ायदा क्या है। इसका मतलब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और रहा बात की पढ़ा रहे हैं तो हम तो कह देंगे कि हम तो पढ़ाए ही, गलत थोड़ी पढ़ाए, जिसका कोई जवाब थोड़ी। हाँ, चाहिए क्या कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई होना चाहिए, ये होता है। तो कभी भी क्या, हाँ प्रीवियस रिपीट होता है, अक्सर देखिए डेट वाइज होता है, नेम वगैरह सब रिपीट होता है कि कब कौन बना, किस ऑर्गेनाइजेशन का, कब ये हुआ, तो सब क्वेश्चन रहेगा। हाँ, कुछ न कुछ रहेगा चेंज। हाँ, वो चेंज वो रिपीट कर देता है। देखिए इंपॉर्टेंट जो होता है ना, जैसे WTO, वर्ल्ड बैंक, सबसे रिपीट रहता है क्वेश्चन। अब जब प्रैक्टिस कीजिए तो वो पता चलेगा। तो देखिए यहाँ तक आ गए, समझ गए हम लोग। सर आपका
क्वालिफाई हुआ था। देखिए हम पहला बार एग्ज़ाम दिए थे ना, तो खुश होकर के ज़्यादा पे बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, हमको पता ही नहीं चला था, तो इसलिए हम गलत क्यों बताएं, नहीं निकला था मेरा भी। दूसरे बार दिए सोच समझ के, क्योंकि एग्ज़ाम दे के आए थे ना, तब तक हम खुश थे कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा ही गया। चूँकि ऑब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन था ना, जो लगता था सब चीज़ हम जानते हैं, लेकिन वहाँ पर गलत कितना हुआ सही हमको कुछ पता नहीं चला, तो दूसरा पढ़ के नहीं, इसमें निगेटिव नहीं होता है, नहीं, अब सब क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ, निगेटिव नहीं है। हाँ, लेकिन सही बनाइएगा तो ना पास कीजिए, क्या अभी नहीं कि सब गलत बना के आ जाइए। हाँ, नहीं तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए, ये तो समझ गए कि हवाला था, एक मनी ट्रिपिंग था। इस चीज़ को रोकने के लिए क्या हुआ, इस चीज़ को रोकने के लिए, चूँकि पैसा इधर से उधर जाता था बचाने के लिए, तो आया आपको क्या आया, फेरा आया। ठीक है, अभी जो हम लिखा है उन सभी चीज़ को बचाने के लिए, कि ताकि कोई पैसा इधर से एक कंट्री से दूसरी कंट्री ब्लैक मनी के रूप में न लेके जाए, इसके लिए आया क्या चीज़, फेरा आया। ठीक है, हम दोनों के एक ही साथ लिखते हैं, और साथ साथ फीमा भी आया, ये बाद में आया लेकिन हम लिख रहे हैं, जब दोनों बताएंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। तो ये जो फेरा आया, यह 1973 में आया। इसका नाम है फॉरेन, FORE, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, इसका फुल नेम है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। उसके बाद फीमा जो आया था, यह आया था 1999 में। ठीक है, देखिए सबसे पहले आया था 1998 में, लाया गया था। ये लाया गया था, बट इसका जो एक्ट है 1999, इसका क्या है, एक्ट है। अगर आपको पूछता है कि इसका नेम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, हम लिखा भी देंगे। ये लाया गया था आपको 1998 में, पहली बात। दूसरी बात, इसका एक्ट बना 1999 और इफेक्ट हुआ, मतलब कि काम करना चालू किया 2000 में, यह आपको इफेक्ट हुआ यहाँ से। ठीक है, मतलब कार्य करना चालू किया, यानी कि 1 जनवरी भी लिख लीजिए एग्जैक्ट डेट, 1/1/2000 से ये लागू हो गया। इसका फुल नेम है फॉरेन, FORIGN, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, इसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और ये इसको हटा के ये लाया क्यों गया, तो ज़रा समझिए। क्या बाबू जाओ, से घूमते घूमते यहाँ घूम रहा है। 1 जनवरी 2000 है। ठीक है, 1 जनवरी को ये स्टार्ट हो गया, इफेक्टिव में आ गया। तब देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में क्या था वो ज़रा समझिए। यहाँ पे ये था कि उस समय बहुत सारे ब्लैक मनी इधर से उधर होता था, तो गवर्नमेंट को काफ़ी आक्रोश था गवर्नमेंट कि मतलब अक्सर जो ब्लैक मनी वही बनाता है जो काफ़ी समझदार लोग हैं, क्योंकि नॉर्मल लोगों के पास उतना पैसा ही नहीं है, तो उसका मौका कैसे मिलेगा कि 1000 रुपया करोड़, 1000 करोड़ विदेश में आप भेज दीजिए क्या। तो उससे काफ़ी परेशान में था गवर्नमेंट। तो उसके लिए क्या किया कि भाई अगर कोई ऐसा करता है, अगर गलती में कोई पकड़े जाता है तो उसको माना जाएगा क्रिमिनल ऑफेंस, माना जाएगा क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या था, स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिया गया। स्ट्रिक्ट रूल का मतलब ये, यदि किसी प्रकार का यदि आप ब्लैक मनी का कारोबार करते हैं तो आपको क्रिमिनल केस के अंतर्गत रखा जाएगा। मतलब ये कि आप पे जब केस हो जाएगा तो कोई
आपको माफ़ नहीं कर सकता, आपको जेल में जाना है तो जाना ही है, ठीक ना। कितने दिनों के लिए? 7 ईयर के लिए। मतलब काफ़ी डिफ़िकल्टी रूल बना दिया गया, इसलिए बोला गया क्रिमिनल ऑफेंस, इसलिए इसको बोला गया स्ट्रिक्ट रूल्स था, काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल था। इसलिए उस समय देखिए कंट्री को बैड इफेक्ट भी पड़ा कि कोई इंटरनेशनल लेवल का जो ट्रांजैक्शन होता करने से डरने लगा। इंटरनेशनल जो भी ट्रांजैक्शन होता है पर्सन डरने लगा। डरने इसलिए लगा कि भाई किसी प्रकार के यदि एक प्रॉब्लम होगा या किसी प्रकार के यदि हम दिक्कत करते हैं तो क्या होगा, हमको जेल में जाना पड़ेगा। यदि हम कंपनी है तो मेरा कंपनी हो सकता है बंद भी हो जाएगा क्या। तो जो अच्छे पर्सन था वो ज़्यादातर डरने लगा, क्योंकि समझदार लोग तो चाहता नहीं कि हम लॉन्ग टर्म तक मतलब मार्केट में बने रहें, लेकिन जो इस तरह से करता है उसको तो उतना डर होता नहीं है, लेकिन समझदार लोग इसका ये बनता है शिकार। तो इसको बुलाएगा क्रिमिनल ऑफेंस के अकॉर्डिंग आएगा स्ट्रिक्ट रूल्स है। मतलब कि फॉरेन करेंसी से रिलेटेड, यानी कि वन कंट्री से अनदर कंट्री के बीच जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उसमें किसी प्रकार का गलती करेगा तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। और उसी चीज़ का वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। इस एक्ट में ये भी लिखा गया जिसको आरबीआई परमिट दे रखा है। मतलब आरबीआई लिखता है अपने रूल्स में कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इस चीज़ का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो उसी चीज़ को आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज उसके अगेंस्ट में गए तो आपको क्रिमिनल केस में डाला जाएगा, ठीक है। और गैर जमानत भी बोला जाता है इसको, गैर जमानत मतलब कि इसमें किसी प्रकार का जमानत नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, विटनेस क्यों नहीं वहाँ पे ये कर दीजिए, साबित डाल दीजिए। अब देखिए क्या था, इससे क्या हुआ, अपना जो फॉरेन जो भी ट्रांजैक्शन था या ट्रेड था उस पर बैड इफेक्ट पड़ने लगा, ठीक है। और 1991 में 1991 में क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था इंडिया में। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कभी कभी सोचे हैं कि कहीं कहीं देखिए लिखा रहता है इकोनॉमिक्स या कहीं कहीं इकोनॉमी, इन दोनों में अंतर बुझा रहा डिफरेंस। जैसे देखिए कहीं इकोनॉमिक्स लिखा जाता है कहीं कहीं इकोनॉमी, तो हमेशा याद रखिए इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस यही है कि इकोनॉमी जहाँ भी लिखा जाएगा तो समझिए वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, होल कंट्री का। और इकोनॉमिक्स लिखने का मतलब समझिए कोई सब्जेक्ट का नेम है, ठीक ना। जैसे देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि नई आर्थिक नीति, किस चीज़ का, भारत का, ठीक ना। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब भी आया तो इंडिया का अलग होगा, पाकिस्तान का अलग होगा, चाइना का अलग होगा, इसका मतलब कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गए। तो न्यू इकोनॉमी देखिए पॉलिसी कब आया था, 1991 में आया। तो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी में क्या आया था, एलपीजी आया था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था, ठीक ना। मतलब कि जो भी ट्रेड होगा उसमें लिबरल पॉलिसी कर दिया जाए, मतलब जो भी अनवांटेड रेस्ट्रिक्शन है उसको अबोलिश कर दिया जाए। मतलब अनवांटेड रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये जो अनावश्यक व्यापार में जो रुकावटें हैं उसको अबोलिश कर दो, मतलब हटा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। दूसरी प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की जो भी इंटरप्रेन्योर है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो बंद पड़ी है उसको प्राइवेट में ट्रांसफ़र कर दो, ताकि प्राइवेट पर्सन को हाथों में चला जाएगा तो ज़्यादा कैपिटल लगाएगा, उसको अच्छे से मैनेज करेगी तो अपने आप को प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा, गवर्नमेंट का क्या होगा या कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है। ये लाएगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि मतलब अपने देश का जो इकोनॉमी है होल ऑफ द वर्ल्ड से उसको कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब इंटीग्रेट कर दिया जाए। चूँकि हम लोग इससे पहले क्या थे, गुलाम थे, ठीक ना। तो इंडिया में क्या था, 1990 तक फ्री नहीं था बिजनेस में, इंटरनेशनल लेवल का ट्रेड नहीं चलता था, क्योंकि हम लोग डरते थे। हमारी गवर्नमेंट सोचती थी ये कि फिर ट्रेडिंग करेंगे और फिर कहीं दूसरे देश गुलाम कर ले, क्योंकि हम लोग पास उतना नॉलेज नहीं था। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो 2 मॉडल पे चलता था, एक चलता था ये गांधी मॉडल चलता था, एक नेहरू मॉडल। गांधी मॉडल में ये था कि अपना व्यवहार पे बिजनेस करो या देश को चलाओ। तो आप जानते हैं कि व्यवहार पे कितना आप देश चलता है, क्योंकि आपको तो उसका गलत फ़ायदा उठा लेगा ना। आप किसी के साथ अच्छे पेश होइए तो अच्छा समझदार ही था, वो तो कुछ बोलेगा ना, चलो ना ये काम से करवा लेते हैं क्या, तो वहाँ पे तो आपको लॉस हो गया। जवाहर मॉडल का मतलब ये होता था इकोनॉमिक्स के मॉडल पे वो चलते थे कि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को बुलाया जाए, उससे एडवाइस लिया जाए, साथ साथ अपने देश में बड़े बड़े IIT कॉलेज खोला जाए। क्योंकि इसलिए न बोला गया है, नेहरू जी के नवनिर्मित प्रधानमंत्री थे, उनको उपाधि मिला हुआ भारत के नवनिर्मित प्रधानमंत्री, मतलब इंडिया को फिर से वो उत्पन्न किए। उन्हीं के ज़माना बड़े बड़े स्टील प्लांट खुला था स्टार्टिंग में, बड़े बड़े IIT कॉलेज खुला था,
चूँकि ज़्यादा जाते थे विदेश दौरा करते थे, वहाँ सीख के आते थे। तो उस ज़माने में बोला जाता था जिस कंट्री के पास लॉ इस पे अधिकार होगा उसके पास अपने आप का स्वर्ण का भी अधिकार हो जाएगा। तो स्टील प्लांट यहाँ खुलवा दिए बहुत सारे, ठीक है। फिर देखे कि यहाँ पे प्रोफेशनल की कमी है तो बड़े बड़े IIT कॉलेज खुलवा दिए, ठीक ना। तो इस तरह से उनका ये था। तो देखिए जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया तब सब चीज़ में क्या हो गया, लिबरल कर दीजिए, बिजनेस क्या एक उदार नीति बनाइए, व्यवहार पे चलाइए बिजनेस को। तो क्या किया, इसको अबोलिश कर दिया गया। अबोलिश इसलिए किया गया कि देखिए इसमें क्या था, स्ट्रिक्ट रूल्स था, काफ़ी डिफ़िकल्टी था रूल्स। तो डिफ़िकल्टी रूल है, थोड़ा इसको लिबरल बना दो। तब क्या आया, फीमा आया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 98 में लाया गया। 1999 में इसका एक्ट बना और 1 जनवरी 2000 से काम करना चालू हुआ उसका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब क्या होगा कि यदि आप किसी प्रकार का गलती करते हैं तो आपको सज़ा मिलेगा, या तो आपको पेनाल्टी चार्ज होगी, उतना जेल में डालने का सिचुएशन नहीं आएगा। हाँ, बहुत बड़ा गलती कीजिएगा तो जेल में भी जाना पड़ सकता है, ठीक ना। कुछ लिबरल कर दिया गया, इसलिए फिर से ट्रेड में बढ़ावा आ गया। तो हम लोग समझ गए फॉरेन एक्सचेंज में। अब समझिए ये आया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ये कि फॉरेन जो ट्रांजैक्शन होगा उसको रेगुलेट करेगा फेरा, ठीक है। दूसरा कि जो भी फॉरेन मतलब कि ट्रांजैक्शन होगा उसको भी रेगुलेट करेगा। जो भी फॉरेन से रिलेटेड कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उसको देख रेख करेगा। ये सब फेरा का ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए, पहले एक जगह दीजिए ऑब्जेक्टिव लिखिए और थोड़ा उसमें लिख लीजिए। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, हाँ हाँ, इस इकोनॉमिक्स का मतलब सब्जेक्ट हुआ, इकोनॉमी का मतलब कंट्री का रिप्रेजेंट करता है। तो अब लिखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ फेरा। ऑब्जेक्टिव ऑफ फेरा, तो पहला 1 2 करके लिखिए। टू रेगुलेट डीलिंग इन DEALING डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज। पहला ये हो गया। दूसरा लिखिए पहला क्या था, टू रेगुलेट डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी है। दूसरा लिखिए टू रेगुलेट सर्टेन पेमेंट लिखिए, टू रेगुलेट सर्टेन पेमेंट। उसके बाद लिखिए टू रेगुलेट ट्रांजैक्शन ठीक है, टू रेगुलेट ट्रांजैक्शन इफेक्टेड फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज करेंसी,
लिखिए। फिर लिखिए टू रेगुलेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, टू रेगुलेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी। लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए टू कंजर्व, CONSERV, कंजर्व, टू कंजर्व, CONSERV, कंजर्व, टू कंजर्व फॉर प्रीसियस फॉरेन एक्सचेंज, प्रीसियस PRECIOUS, प्रीसियस एक्सचेंज, टू कंजर्व प्रीसियस एक्सचेंज। हाँ, प्रीसियस फॉरेन एक्सचेंज। देखिए कंजर्व का मतलब क्या, संरक्षित करना, रिजर्व करके रखना, जो भी महंगा करेंसी है उसको रिजर्व करके रखना है। टू कंजर्व प्रीसियस फॉरेन, टू कंजर्व प्रीसियस फॉरेन एक्सचेंज। कंजर्व का मतलब रिजर्व करके रखना। और हमेशा याद रखिएगा एक चीज़, इसी को लाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, यहाँ पर लिख लीजिएगा। हाँ, फीमा, अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ लिख लीजिएगा। हाँ रिपील, हाँ लिख दीजिए यहाँ पर, अच्छा भाषा लिख दीजिए। रिपील इन 1999, लिख दिए रिपील्ड इन 1999 बाय गवर्नमेंट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। आप लोग फुल नेम लिखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। मतलब उनका गवर्नमेंट था, यानी कि बीजेपी का सरकार रहा होगा उस समय। अब लिखिए नीड टू स्क्रैप फेरा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए नीड टू स्क्रैप फेरा। तो पहला लिखिए, मतलब कि फेरा को क्यों स्क्रैप किया गया, मतलब हटा क्यों दिया गया, तभी ना फीम आया। तो 1 2 करके पॉइंट दीजिए। पहला में लिखिए, पहला लिखिए इंटरनेशनल कंपनी, international companies their operation in India। देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है ये पूरा कि कट रहा है। इंटरनेशनल कंपनी देयर ऑपरेशन इन इंडिया, पहले इस चीज़ को लिख लीजिए। दूसरा, पोस्ट लिबरलाइजेशन लिखिए। पोस्ट लिबरलाइजेशन there was
need to remove and set new provision. इसको लिखिए। देखिए यहाँ पे जरा समझिए, इंटरनेशनल कंपनीज देयर ऑपरेशन इन इंडिया का मतलब यह है कि जो इंटरनेशनल लेवल का जो कंपनी था वो सोचा कि अब इंडिया में भी हम आकर बिजनेस करेंगे, तो उसको जब तक लिबरल रूल्स नहीं दीजिएगा तब तक कैसे कोई आएगा, इसलिए बोला गया है इंटरनेशनल कंपनीज देयर ऑपरेशन इन इंडिया। उसके बाद कहता पोस्ट लिबरलाइजेशन देयर वाज नीड टू रिमूव, यानी कि लिबरल जो रूल्स बना मतलब उदार जो नीति बना, इसलिए इस चीज़ को आवश्यक पड़ा कि इसको हटाओ और न्यू प्रोविज़न बनाओ। ठीक है। और तीसरा में लिख लीजिए और पॉइंट है नीड टू कंसोलिडेट 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 एंड कंसोलिडेट एमेंड एंड लॉ, मतलब कि नया जो रूल है उसको कंसोलिडेट किया गया है, अमेंडमेंट किया गया और लॉ को लाया गया है। ठीक है, गलती लिख दिए, नीड टू कंसोलिडेट अमेंडेड एंड लॉ। ठीक है, कंसोलिडेट एंड, यहाँ उल्टा लिख दिया, कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ, ये हो गया। उसके बाद लिखिए नो कंपटीशन, लिखिए नेक्स्ट में लिखिए नो कंपटीशन नो कंपटीशन नो कंपटीशन नो कॉम्पिटेटिव लिखिएगा, नो कॉम्पिटेटिव नो कॉम्पिटेटिव नो कॉम्पिटेटिव इंडियन कंपनी, नो कॉम्पिटेटिव इंडियन कंपनी इन इंटरनेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट। समझ गए? ये सब इसका पर्पस था, यानी कि फेरा को हटाने का। क्या समझे? इंटरनेशनल कंपनीज देयर ऑपरेशन इन इंडिया, यानी कि इंटरनेशनल जो कंपनी होगा इंडिया में ऑपरेशन करेगा, मतलब बिजनेस को संचालन करेगा, इसलिए इसको रूल को कम किया गया। फेरा में ज़्यादा डिफिकल्टी रूल था, उसको अबॉलिश कर दिया गया। दूसरा पोस्ट लिबरलाइजेशन देयर वाज नीड टू रिमूव एंड सेट न्यू प्रोविजन, यानी कि लिबरलाइजेशन से पहले जो था आवश्यक पड़ा इस चीज़ को हटाने का, तभी लिबरल रूल्स बनेगा। नीड टू कंसोलिडेट एंड एमेंडेड लॉ, इस चीज़ को कंसोलिडेट किया गया और नया लॉ लाया गया। नो कॉम्पिटिटिव इंडियन कंपनी इन इंटरनेशनल मार्केट, ताकि इंडियन जो कंपनी होगा इंटरनेशनल लेवल में इंडियन कंपनी को क्या होगा, कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब इसका मोटिव था। समझ गए? फेरा फीमा कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, इतना ही का डिफरेंस है, वो ज़रा समझ लीजिए। अब थोड़ा बहुत है जो अभी आप इसका मतलब समझे, उसी का थोड़ा डिफरेंस है कि फेरा और फीमा में डिफरेंस क्या है। तो देखिए एक सिंपल सा हम बताते हैं, एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए फेरा में जो था स्ट्रिक्ट रूल था, फीमा में लेस स्ट्रिक्ट रूल्स है, इसमें कम रूल्स है। इसमें क्या है कि कोई भी जो गलत करेगा, गिल्टी पर्सन जो होगा उसको क्या किया जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, जबकि फीमा में होगा सिविल ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, सिविल ऑफेंस का मतलब ये हुआ कि आप गलती किए उसके अकॉर्डिंग आपको सज़ा मिलेगा। वहाँ था कि 110% है कि आपको जेल जाना ही है। उसके बाद क्या था, फेरा में 7 ईयर के लिए जेल का प्रोविज़न बनाया गया था, जबकि फीमा में ऐसा कुछ नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा गलती करेंगे पेनल्टी चार्ज होगा, बहुत से ज़्यादा होगा तो आपको कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। ये सब इन दोनों में डिफरेंस है और कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, इतना ही इसमें टॉपिक है। तो इसका देखिए हम नोट्स आप लोग को हम या तो PDF पे भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, और ऐसे हम प्रिंट करके अगले दिन लाएंगे तो आप लोग को हम प्रोवाइड भी कर देंगे। कल संडे है तो अगर आइएगा तो हम क्लास ले लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं।